भगत सिंह एक अमर क्रांतिकारी की भावनात्मक कहानी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा इतिहास के पन्नों में चमकते रहेंगे। उन्हीं में से एक नाम है भगत सिंह, एक ऐसा युवा जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने प्राण देश के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। उनका जीवन छोटा जरूर था, लेकिन उनका साहस, उनकी सोच और उनका बलिदान इतना महान था कि आज भी करोड़ों युवाओं के दिलों में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। ये कहानी केवल एक क्रांतिकारी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नौजवान की है जिसने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। बचपन से ही देशभक्ति की आग। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के खटकड़ कलां नामक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। वही बच्चा आगे चलकर पूरे भारत की क्रांति का प्रतीक बनने वाला था। उसका नाम था भगत सिंह। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। घर का माहौल ही देशभक्ति से भरा हुआ था। जब भगत सिंह छोटे थे तब वे खेतों में खेलते हुए मिट्टी के ढेर बनाते और कहते, मैं यहाँ बंदूकें बो रहा हूँ ताकि बड़े होकर अंग्रेजों से लड़ सकूं। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह छोटा सा बच्चा आगे चलकर क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। एक घटना जिसने जीवन बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास में एक दर्दनाक घटना घटी। जलियांवाला बाग मैसेकर। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े। जब 12 साल के भगत सिंह ने ये खबर सुनी तो उनका दिल दहल गया। अगले ही दिन वे अमृतसर पहुंचे। वहां की मिट्टी खून से लाल थी। उन्होंने उस मिट्टी को अपनी बोतल में भर लिया और घर ले आए। उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया, जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। युवावस्था और क्रांति का रास्ता। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए उनके अंदर की क्रांति भी मजबूत होती गई। उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठनों में भाग लेना शुरू किया। बाद में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। ये संगठन अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चला रहा था। यहाँ उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु से हुई। इन युवाओं का एक ही सपना था, भारत को आज़ाद कराना। लाला लाजपत राय की शहादत। 1928 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन प्रोटेस्ट्स इन इंडिया भेजा। भारत के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे महान नेता लाला लाजपत राय। लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। इसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, लालाजी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। बदले की कार्रवाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर योजना बनाई कि इस अत्याचार का जवाब दिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स पर हमला किया। राजगुरु ने गोली चलाई और भगत सिंह ने योजना को पूरा किया। ये घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। अब अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करने लगी। असेंबली में गूंजा, इनकलाब जिंदाबाद। 8 अप्रैल 1929 का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे। उन्होंने वहां एक बम फेंका, लेकिन ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। ये केवल अंग्रेजों को चेतावनी देने के लिए था। बम फेंकने के बाद दोनों ने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और फिर उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जेल में संघर्ष और भूख हड़ताल। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय कैदियों को गंदा खाना दिया जाता था और उन्हें कई सुविधाएं नहीं मिलती थीं। इसके विरोध में भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल 63 दिनों तक चली। पूरे भारत में लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। भगत सिंह अब केवल एक क्रांतिकारी नहीं रहे थे, वे देश की उम्मीद बन चुके थे। अंतिम बलिदान। अंग्रेज सरकार ने अंततः फैसला सुनाया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर जेल में तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। कहा जाता है कि फांसी से पहले वे देशभक्ति के गीत गा रहे थे। उस समय भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे, लेकिन उनका बलिदान अमर हो गया। आज भी जीवित है भगत सिंह का सपना। भगत सिंह का शरीर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका नारा, इनकलाब जिंदाबाद, आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। देश के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग सकता है। भगत सिंह का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हजारों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ये रही दहेज प्रथा पर आधारित एक करुणा भरी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। दहेज की कीमत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामप्रसाद अपनी पत्नी सावित्री और बेटी नेहा के साथ रहता था। रामप्रसाद एक ईमानदार किसान था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिससे जैसे तैसे घर चलता था। नेहा उनकी इकलौती संतान थी, सुंदर, समझदार और पढ़ाई में तेज।
रामप्रसाद का सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा देखे। नेहा भी चाहती थी कि वह शिक्षक बने और अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाए। समय बीता, नेहा ने भी 8 की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह एक स्कूल में पढ़ाने लगी। घर में खुशियां थीं, लेकिन समाज की एक कड़वी सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी, दहेज। रिश्ता आया। एक दिन शहर से एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में था, परिवार पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित माना जाता था। लड़के के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें लड़की पसंद है, बस थोड़ा सा दहेज चाहिए, 15 लाख रुपये और एक कार। ये सुनकर रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी जमीन बेचने पर भी इतनी रकम नहीं मिलती। घर आकर वह देर तक चुप बैठा रहा। सावित्री की आंखों में आंसू थे। नेहा सब समझ रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, बाबूजी, अगर मेरी शादी के लिए आपको अपना सब कुछ बेचना पड़े तो ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन रामप्रसाद का दिल नहीं मान रहा था। वह सोच रहा था, अगर रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे। कर्ज का बोझ। समाज के डर से रामप्रसाद ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और बाकी पैसे के लिए साहूकार से भारी ब्याज पर कर्ज ले लिया। शादी धूमधाम से हुई। बारात आए, दहेज दिया गया। सबने कहा, रामप्रसाद ने बेटी की शादी बड़े मान सम्मान से की। लेकिन उस सम्मान की कीमत बहुत भारी थी। शादी के बाद, शादी के कुछ महीनों बाद ही नेहा के ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया। तुम्हारे बाप ने सिर्फ इतना ही दिया, हमने तो सुना था, और भी जमीन है उसके पास, सास ताना मारती। पति भी धीरे धीरे बदलने लगा। वह कहता, अगर अपने पिता से थोड़ा और पैसा मंगा लो तो घर में शांति रहेगी। नेहा टूटने लगी। वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन रिश्तों की जंजीरों में बंधी थी। एक दिन उसने पिता की हालत देखी, कर्ज का बोझ, कमजोर होता शरीर और चिंता से भरी आंखें। उस रात नेहा ने फैसला कर लिया, साहस का कदम। अगले दिन नेहा ने अपने ससुराल वालों के सामने साफ शब्दों में कहा, मैं कोई बोझ नहीं हूं और न ही मेरे पिता कोई एटीएम मशीन है। अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं है तो मुझे यहां नहीं रहना। घर में हंगामा मच गया। नेहा ने अपनी नौकरी जारी रखी और कानून की मदद ली। उसने दहेज उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। धीरे धीरे मामला अदालत तक पहुंचा। समाज में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, लड़की होकर इतना बड़ा कदम। लेकिन नेहा जानती थी, वह सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए लड़ रही थी जो दहेज की आग में जलती है। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद नेहा अपने मायके लौट आए। उसने अपने पिता का कर्ज चुकाने का जिम्मा उठाया। दिन रात मेहनत की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। गांव की लड़कियां उसे देखकर प्रेरित होने लगीं। रामप्रसाद ने एक दिन आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने समाज के डर से गलती की, लेकिन तुमने साहस दिखाया। नेहा मुस्कुराई, बाबूजी, बेटी बोझ नहीं होती, बोझ तो दहेज की सोच होती है। कहानी का संदेश। दहेज सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, यह एक पिता की मेहनत, एक माँ के सपने और एक बेटी की खुशियों की कीमत है। जब तक हम चुप रहेंगे ये प्रथा चलती रहेगी। जब बेटियां नेहा की तरह आवाज उठाएंगी तभी बदलाव आएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यज्ञ और हवन से वैज्ञानिक अनुमान क्या है? नहीं तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन का वैज्ञानिक आधार। हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन हजारों वर्षों से किए जाते रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना, बल्कि प्रकृति, स्वास्थ्य और वातावरण को संतुलित करने का एक माध्यम भी बताया। आज कई वैज्ञानिक पहलुओं से भी इनके प्रभाव को समझने की कोशिश की जा रही है। 1. वातावरण को शुद्ध करने का प्रभाव। यज्ञ में आमतौर पर घी, हवन सामग्री, जड़ी बूटियां, कपूर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जब ये अग्नि में डाले जाते हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं वातावरण में फैलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कई जड़ी बूटियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि औषधीय धुएं से हवा में मौजूद कुछ प्रकार के जीवाणु कम हो सकते हैं। इसलिए माना जाता है कि हवन का धुआं वातावरण को आंशिक रूप से शुद्ध करने में मदद कर सकता है। 2. सुगंध और मानसिक शांति। हवन सामग्री में चंदन, गुग्गुल, इलायची, लौंग और कई औषधीय पौधे होते हैं। जब ये जलते हैं तो एक विशेष सुगंध वातावरण में फैलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह अरोमाथेरेपी जैसा प्रभाव पैदा कर सकती है, जिससे मन शांत होता है, तनाव कम हो सकता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ सकती है। इसलिए यज्ञ के समय लोगों को मानसिक शांति का अनुभव होता है। 3. ध्वनि तरंगों का प्रभाव। यज्ञ के दौरान मंत्रों का उच्चारण किया जाता है।
मंत्रों के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगें मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, ध्यान की अवस्था को बढ़ा सकती हैं। सामूहिक रूप से जप करने से मानसिक समन्वय और शांति का अनुभव हो सकता है। इसी कारण कई शोध बताते हैं कि नियमित मंत्र जप से तनाव और चिंता कम हो सकती है। 4. पर्यावरणीय चक्र का प्रतीक। यज्ञ का एक अर्थ त्याग और संतुलन भी माना जाता है। जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो ये संदेश दिया जाता है कि प्रकृति को वापस देना भी उतना ही जरूरी है जितना उससे लेना। यह विचार आधुनिक इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत से मिलता जुलता है। 5. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यज्ञ और हवन अक्सर सामूहिक रूप से किए जाते हैं। इससे समाज में एकता बढ़ती है, लोगों में सकारात्मक भावना आती है। सामूहिक प्रार्थना से मानसिक ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि उनमें पर्यावरण, मनोविज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़े कई संभावित वैज्ञानिक पहलू भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इन प्रभावों पर और अधिक वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन यह निश्चित है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव जीवन के संतुलन को ध्यान में रखकर इन परंपराओं की स्थापना की थी। पारिवारिक कलह, भाई भाई का बंटवारा और पंचायत का फैसला। सुखी परिवार की नींव। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में रामस्वरूप नाम के किसान रहते थे। उनका घर गांव के बीचों बीच था, बड़ा आंगन, तुलसी का चौरा, गायों का बाड़ा और पीछे फैले हरे भरे खेत। रामस्वरूप जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। दोनों भाइयों में बचपन से ही गहरा प्रेम था। मोहन जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव का था, जबकि सोहन हंसमुख और मिलनसार। गांव वाले कहते थे, अगर मोहन दिमाग है तो सोहन दिल है। दोनों साथ पढ़े, साथ खेले और बड़े होकर पिता के साथ खेती संभालने लगे। रामस्वरूप जी अक्सर शाम को चारपाई पर बैठकर कहा करते, बेटा, जमीन जायदाद तो आती जाती रहती है, लेकिन भाईचारा टूट गया तो जिंदगी सूनी हो जाती है। दोनों हंसकर हामी भरते। उन्हें क्या पता था कि यही वाक्य एक दिन कसौटी बन जाएगा। पिता का साया उठना। समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन अचानक रामस्वरूप जी बीमार पड़े और कुछ ही महीनों में संसार छोड़ गए। घर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मां सरस्वती देवी की आंखों से आंसू थमते नहीं थे। अब घर की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। शुरुआत में सब ठीक चला। मोहन खेत संभालता, सोहन बाजार के काम देखता। दोनों की पत्नियां कमला और गीता भी घर संभालती थीं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। छोटी बात, बड़ा विवाद। एक दिन फसल बिकी। मोहन ने हिसाब किया और कुछ रकम अलग रख दी। गीता ने सोहन से पूछा, भैया ने कितना पैसा दिया? सोहन बोला, बस इतना ही। गीता के मन में शंका घर कर गई। कहीं अच्छा हिस्सा खुद तो नहीं रख लिया। उधर कमला को लगता था कि गीता काम कम करती है और अधिकार ज्यादा जताती है। धीरे धीरे ताने शुरू हुए। रसोई अलग होने लगी, बातें कम, निगाहें ज्यादा बोलने लगी। कलह का तूफान। एक शाम खेत में पानी लगाने को लेकर दोनों भाइयों में बहस हो गई। मोहन बोला, तू काम में ढिलाई करता है, इसलिए नुकसान होता है। सोहन तिलमिला उठा, मैं दिन रात लगा रहता हूं, फिर भी इल्जाम मुझ पर। बात बढ़ी, आवाज ऊंची हुई। गांव वालों ने पहली बार दोनों भाइयों को झगड़ते देखा। मां ने समझाया, बेटा, गुस्से में शब्द तीर बन जाते हैं। लेकिन अब मन में जमी गलतफहमियां दीवार बनने लगी थीं। बंटवारे की मांग। एक दिन कमला ने साफ कह दिया, अब अलग हो जाओ, रोज रोज का तनाव खत्म करो। गीता भी चुप नहीं रही। हाँ, साफ साफ बंटवारा हो जाए। आखिरकार मोहन ने गुस्से में कहा, ठीक है, पंचायत बुला लो, जो फैसला होगा मंजूर। सोहन का दिल बैठ गया, लेकिन स्वाभिमान ने उसे भी चुप न रहने दिया। गांव में खबर फैल गई, रामस्वरूप के घर बंटवारा होने वाला है। पंचायत की बैठक। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। मुखिया जी, चौधरी साहब और 4 बुजुर्ग सामने चारपाई पर बैठे। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। मां सरस्वती देवी एक कोने में आंचल से आंसू पोंछ रही थीं। मुखिया जी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम दोनों सोच समझकर अलग होना चाहते हो?
मोहन बोला, हाँ। सोहन ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से कहा, अगर यही ठीक है तो हाँ। पंचायत ने जमीन, घर और मवेशियों का हिसाब लगाया। खेत आधे आधे, गाय बांट दी गईं। घर के बीच दीवार खींचने का निर्णय हुआ। मजदूर बुला लिए गए। माँ की करुण पुकार। जब दीवार की नींव खोदी जाने लगी, माँ से रहा नहीं गया। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे आई और बोली, दीवार घर में मत बनाओ, मेरे सीने में बना दो। तुम दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो। पूरा माहौल शांत हो गया। हवा तक रुक गई जैसे। सोहन की आंखों में बचपन के दृश्य घूम गए। कैसे मोहन उसे मेले में कंधे पर बैठाता था। कैसे दोनों ने मिलकर पहली कमाई से माँ के लिए साड़ी खरीदी थी। मोहन भी कांप उठा। पंचायत का असली फैसला। मुखिया जी खड़े हुए। आज हम जमीन बांट सकते हैं, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। अगर तुम अलग होना चाहते हो तो कागज पर हिस्सा होगा, पर खेती साथ होगी। घर में दीवार नहीं बनेगी। और अगर फिर झगड़ा हुआ तो सख्त जुर्माना लगेगा। कुछ क्षण की चुप्पी। मोहन आगे बढ़ा और बोला, छोटे, माफ कर दे, मैं गुस्से में अंधा हो गया था। सोहन रो पड़ा, भैया, गलती मेरी भी थी। दोनों गले लग गए। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। मजदूर वापस भेज दिए गए। नया सवेरा। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने ठान लिया कि अब कभी छोटी बात को बड़ा नहीं होने देंगे। कमला और गीता ने भी एक दूसरे से माफी मांगी। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आए। आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। उस साल फसल दोगुनी हुई। गांव में चर्चा होने लगी। जहां एकता होती है, वहां बरकत खुद चलकर आती है। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है, रिश्ते संपत्ति से बड़े होते हैं। गलतफहमियां संवाद से सुलझती हैं, जिद से नहीं। बुजुर्गों का अनुभव परिवार की ढाल होता है। पंचायत का काम सिर्फ जमीन बांटना नहीं, घर बचाना भी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। याद रखिए, दीवारें घर में नहीं, दिलों में बनती हैं। और जब दिल जुड़ जाए तो हर बंटवारा खत्म हो जाता है।